हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल बेसिक क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए साइंस का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आए हैं, जो कि वही यही सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी जो विद्यार्थी हैं इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और एक भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एग्जाम में दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि गोलीय दर्पण के फोकसांतर, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। यानी गोलीय दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका आर बराबर 2f, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एफ इक्वल टू आर बटे में 2 और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है वो आर बराबर एफ। तो यहाँ दूसरा का जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि सी इज अ राइट आंसर, करेक्ट सी, यानी कि एफ इक्वल टू एफ आर बटा 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अगले अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या बोल रहा है ये देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में जो बोला है, प्रश्न संख्या 3 में बोल रहा है यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या r हो तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है एफ इक्वल टू आर बटे 2, ऑप्शन नंबर बी में दिया है एफ इक्वल टू 2 आर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है एफ इक्वल टू 3 आर बटे में 2 और ऑप्शन नंबर डी में जो दिया है वो दिया है एफ बराबर 0। तो इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसमें यानी कि तीसरा का जो है करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एफ इक्वल टू आर बटे 2। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 4 जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो है, यानी कि बोल रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। यानी कि जो है अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया है सी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है बी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में दिया है एफ, ऑप्शन नंबर सी में दिया है पी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है आपको सी और एफ के बीच से। तो यानी कि हमारा प्रश्न संख्या 4 का जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एफ, यानी कि फोकस से। क्या हो जाएगा, फोकस से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, फोकस से गुजरती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 में बोल रहा है कि किसी दर्पण से जो वस्तु को कहीं भी रखने से, यानी अगर किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया है उत्तल दर्पण होगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी में दिया है समतल और ऑप्शन नंबर डी में दिया है समतल तथा उत्तल दोनों। तो अब प्रश्न संख्या 5 का जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हमारा समतल दर्पण जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 6 जो है, 6 प्रश्न संख्या में बोल रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, ये जो है आपका VVI जो है क्वेश्चन है। ये जो है ये आपका VVI क्वेश्चन है। ये हर एक साल आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस क्वेश्चन को जो है आप हमेशा के लिए याद कर लीजिएगा। तो जो है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 1, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 2, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 3 और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 4। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 7 में जो बोल रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है लेंस, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्रिज्म और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कांच की सिल्ली से। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रिज्म से संभव हो सकता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है वो किससे संभव हो सकता है, तो मात्र प्रिज्म से ही संभव हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 में बोला है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, यानी कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बात किया जाए तो वो 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, ये क्वेश्चन जो है पूछा है। तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 25 सेंटीमीटर और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 10 सेंटीमीटर। तो आपका 8वां का जो होगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 25 सेंटीमीटर जो होगा आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि एफ इक्वल टू होता है
r/2, r जो है त्रिज्या है, तो त्रिज्या आपका कितना दिया है, त्रिज्या दिया है आपका 50, यानी कि 50/2 है, यानी कि 25 गुना 50, यानी कि फोकस कितना आ गया आपका 25, यानी कि 25 जो है कितना नंबर ऑप्शन पर दिया है, तो सी नंबर, यानी कि हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आपने अब 9वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 9वां नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, तो 9वां नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले, मात्र 1 मिनट फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी सर? ऑप्शन नंबर ए में दिया है -1d, ऑप्शन नंबर बी दिया है कि 1d, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 2d, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 1.5d। तो यानी कि आपका 9वां का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1d इज राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम 10वें नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वें नंबर प्रश्न में क्या बोला है, 10वें नंबर प्रश्न में बोल रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। 10वें नंबर प्रश्न बोल रहा है किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए में बोला है +b, ऑप्शन नंबर बी में बोला है -b, ऑप्शन नंबर सी में भी बोला है +-b, ऑप्शन नंबर डी में बोला है इन्फिनेटिव। तो यानी कि आपका 10वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लस में बीई। क्या हो जाएगा, प्लस में बीई, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 में बोला है फ्रेंड्स कि प्रकाश के वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो होता है वो कितना, लगभग कितना होता है, न्यूनतम कितना होता है। तो ए में है आपका ऑप्शन नंबर निर्वात में, ऑप्शन नंबर बी में दिया है जल में, ऑप्शन नंबर सी में दिया है वायु में, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कांच में। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कांच में, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से जो है कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए में दिया है जल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कांच, ऑप्शन नंबर सी में दिया है प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी में दिया है मिट्टी। तो जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि अगर लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाएगा तो मात्र वह कौन सी है, मिट्टी ही है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अब 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सीधा होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उल्टा होता है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों, या ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 13 का जो हो जाएगा आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है, हमेशा सीधा होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14 में क्या बोला है, देखिए प्रश्न संख्या 14 में बोल रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। वो कौन सा दर्पण है जिससे हमेशा वस्तु से छोटा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी में दिया है उत्तल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है अवतल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल है, उत्तल। ठीक है, उत्तल दर्पण, यानी कि वो कौन सा दर्पण जो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो वह उत्तल दर्पण जो है हमेशा वस्तु से क्या होता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तल दर्पण हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 15 में क्या बोला है, तो प्रश्न संख्या 15 में बोल रहा है कि 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन नंबर ए में बोला है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी में बोला है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में बोला है 30 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में बोला है 40 सेंटीमीटर। तो 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो होगी आपका मात्र 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो इसीलिए 25 सेंटीमीटर, तो इसलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में बोला है किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर जो है वो 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। ऑप्शन नंबर ए में दिया है +5D, ऑप्शन नंबर बी में दिया है -5D, ऑप्शन नंबर सी में दिया है -2D, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है +2D। यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, +2D। यानी कि अगर किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर जो है 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो +2D होगी, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न में बोला है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है समतल, ऑप्शन नंबर बी में दिया है अवतल, ऑप्शन नंबर सी में दिया है उत्तल, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो राइट आंसर वो हो जाएगा अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण जो है वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, यानी कि आपका जो है 17 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 20 सेंटीमीटर, बी में दिया है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 40 सेंटीमीटर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 50 सेंटीमीटर। तो 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यानी 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 18 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा या करेक्ट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
प्रश्न संख्या 19 में बोला है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए ये जो प्रश्न है ये भी प्रश्न क्या है आपके VVI है, ठीक है फ्रेंड्स। ये प्रश्न आपके VVI प्रश्न है, ये भी आपका हर एक साल एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने ये प्रश्न आपको प्रश्न क्या जब करा रहा था तब पिछले में कराया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके भी आपका कितना होते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 2 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि आपका प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम होते हैं 2, और प्रकाश के अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं तो वो भी 2 होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अब लास्ट प्रश्न जो हमारा है वह आप क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यानी कि लास्ट प्रश्न में पूछा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया है काल्पनिक, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोनों, तथा ऑप्शन नंबर डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा आपका काल्पनिक, यानी कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा काल्पनिक होता है, यानी कि 20 का बी नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा आपका। तो यानी कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है हमेशा काल्पनिक होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर 20 क्वेश्चन और लेके आएंगे इसका, और उसमें आपका बहुत बढ़िया से हम क्लास कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।